आवर चैनल इमेजिनेशन। तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हमारा जो पहला पोर्शन होने वाला है वह है इलेक्ट्रॉन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करने से पहले इसके ऊपर थोड़ी इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। जैसे हमें पता है नॉर्मली, जैसे कि दो पदार्थों को जब आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से किसी एक पे प्लस चार्ज और दूसरे पे माइनस चार्ज आ जाता है। हमें यह पता है। जैसे अगर हम लोग गुब्बारे को अपने बाल पे रगड़ के कुछ देर बाल पे रगड़ दें, फिर अगर हम अपने स्क्रीन पे सरफेस पे टच कराएं तो अट्रैक्ट होता है, उसमें चुंबकीय शक्ति, जैसे हम लोग लोहे को चुंबक अट्रैक्ट करता है, कुछ वैसा ही उसके साथ भी घटना घटित होती है। तो यह होता क्यों है? यह इसीलिए होता है क्योंकि प्रत्येक परमाणु में हर एक एटम के अंदर कुछ धनावेशित कण और कुछ ऋणावेशित कण उपस्थित होते हैं तथा साथ में उनमें कुछ उदासीन कण भी उपस्थित होते हैं। तो हम इस चैप्टर में परमाणु की संरचना पाठ में हम इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से आज हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए इलेक्ट्रॉन होता क्या है। इलेक्ट्रॉन एक माइनस चार्ज पार्टिकल होता है, अ पार्ट ऑफ एटम। परमाणु का एक अंश होता है जो ऋणावेशित होता है, कण होता है। यह इस बात के ऊपर चर्चा जब की जा रही थी, उसके पहले जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई उसके पहले ही माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने आवेश से जनित्र वगैरह कह लीजिए आप, सेल वगैरह, फैराडे सेल वगैरह उन्होंने बना लिया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी दुनिया में भी कोई जानकारी उपस्थित नहीं थी। उस समय जो आकस्मिक कह लीजिए बिजलियां चमका करती थी, तो जो वहाँ के गॉड लीडर्स कह लीजिए एक तरीके से, जो कहते हैं हमारे वहाँ पुजारी हुआ करते हैं, पंडित हुआ करते हैं, और इस्लाम कास्ट में, मुस्लिम कास्ट में आपके वो पैगंबर वगैरह माना करते हैं, हम लोग मौलवी वगैरह कहा करते हैं। वैसे ईसाइयों में प्रीस्ट होते हैं, पोप होते हैं, पादरी होते हैं। उस समय वहाँ के जो ये थे फादर वगैरह थे, पोप कह लीजिए, पादरी कह लीजिए, फादर कह लीजिए, वे इस चीज को गॉड कनेक्शन बताया करते थे, रिलीजियस कनेक्शंस में जोड़ा करते थे। वो यह कहते थे कि आसमान में ये जो बिजली चमकती है, ज्वालामुखियां जो फटा करती हैं, अर्थक्वेक आता है, भूकंप, सुनामी आता है, चक्रवात आता है, तूफान आता है, ये सारी चीजें ईश्वरीय प्रकोप है। जो मानवीय गलतियां की जाती हैं उसका एक तरीके से कह लीजिए दंड है। लेकिन इस घटना को उस समय के बहुत कह लीजिए नामचीन साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उस समय सबके समक्ष यह बात कही थी कि नहीं, यह कोई ईश्वरीय घटना नहीं है। आसमान में जो बिजली चमकती है उसका संबंध कहीं ना कहीं विद्युत संचालन से है, उसमें ईश्वरीय शक्ति का कोई भी योगदान नहीं है। क्यों? इन्होंने ऐसा परिकल्पना किया था कि जो आसमान में बादल हुआ करते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं प्लस पार्टिकल्स और माइनस पार्टिकल्स हुआ करते हैं। आई मीन कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स हुआ करते हैं, जिनके कह लीजिए इमिटेशन से, कनेक्शन से या फिर टच होने से कुछ स्पार्क जनरेट होता है, जिसे हम बिजली कहते हैं। बट इनके ऊपर किसी ने बिलीव नहीं किया। तब हमारे जो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के पादरी लोग थे उनके साथ इनकी बहस हो गई। उन्होंने कहा नहीं ये धर्म के ऊपर आधारित है, और इन्होंने कहा नहीं ये विज्ञान के ऊपर आधारित है। तो दोनों को विवाद छिड़ा। तो
बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने कहा कि आप हमें प्रमाण दीजिए, और पादरियों ने कहा आप हमें प्रमाण दीजिए। तो आप और हम सभी ये जानते हैं कि हमारे जितने भी धार्मिक, कह लीजिए आप धार्मिक अधिकारी हैं, ये हमेशा पुस्तकों के आधार पर रहा करते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू कास्ट में गीता रामायण पे, इस्लाम कास्ट में कुरान पे, और सिख धर्म पे जो गुरु ग्रंथ है उस पे, और ईसाइयों में बाइबल पे। ऐसे ही इनके पास कोई सार्थक प्रमाण हुआ नहीं करता है, ये केवल कल्पनाओं के आधार पर बात किया करते हैं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने ऐसा ठान लिया था कि नहीं, हमें उसका प्रमाण देना है तो देना है। वे गए एक बहुत ही ऊंचे चर्च के ऊपर, वो बैठ गए उस जगह पे अमेरिका पे जहां आए दिन आंधी तूफान आया करते हैं और बिजलियां चमका करती हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया था? क्योंकि सभी जानते हैं कि जब बिजलियां चमकती हैं उस समय तूफान भी बहुत तेज होता है, और तूफान तेज होगा मतलब हवाएं चला करेंगी। इसीलिए तो उन्होंने क्या किया, एक पतंग बनाया, एक बड़ा पतंग बनाया, और उसे एक, कह लीजिए कि जैसे हम पतंग उड़ाते हैं नॉर्मली धागे से, वैसे उन्होंने एक पतंग तैयार किया। लेकिन जो पतंग होता है उसमें उन्होंने एक मेटल ऐड कर दिया, एक धातु की कोई छड़ बांध दी थी जो कि इलेक्ट्रिक को अट्रैक्ट करे ऐसे, ठीक। उसे उन्होंने उसमें बांध दिया, और जो पतंग की तन्नी होती है और उसके बाद जो धागा होता है उसके साथ उन्होंने एक वायर को अटैच कर दिया, ठीक। उसके बाद उन्होंने पतंग उड़ाया, पतंग को इतनी ऊंचाई तक उड़ाया कि पतंग आसमान छू जाए। उस दशा में उन्होंने जो चर्च के अंदर बेल लगा करती है, जो इलेक्ट्रिक बेल हुआ करती है, चर्च में उस समय दो तरीके के बेल लगा करती थी, घंटी जो होती है, एक तो जो चर्च के पादरी खुद से ऐसे करके बजाते हैं वो, और एक इलेक्ट्रिक अलार्म बेल होती है। उन्होंने उस अलार्म बेल को उस पतंग के जो डोरी थी उससे जो लगा वायर था उससे कनेक्ट किया हुआ था। जब पतंग बहुत ऊंचाई पे गया और बिजली चमकी तो बिजली का कुछ अंश उस धातु से अट्रैक्ट हुआ, कह लीजिए कि उस धातु के जो पतंग के ऊपर लगी हुई थी उस पे बिजली गिरी, और वह बिजली सीधे उस तार से होते हुए अलार्म पे गई, अलार्म रिंग हुआ, कह लीजिए बीप हुआ अलार्म। इस तरीके से उन्होंने प्रमाण तो दिया, परंतु उस समय के पादरी होशियार थे और उन्होंने कह दिया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हमने कुछ देखा ही नहीं, आप हमें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दें, अपने लेबोरेटरी में इसको करके दिखाएं। तो इस समय हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन इसके लिए असमर्थ थे, वे ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन फिर हमारे एक और बहुत मेधावी जो थे वैज्ञानिक थे, सर जे थॉमसन, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया और कहा कि अगर यह ऐश्वर्य शक्ति का प्रकोप है तो मैं इसे अपने लेबोरेटरी में करके दिखाऊंगा और आप भी मुझे ईश्वर के समान उपाधि प्रदान करिएगा। तो इन लोगों के बीच में यह चीज तय हो गई। फिर अब सर जे थॉमसन बैठे और एकांत में परिकल्पना करने लगे। क्यों? क्योंकि किसी भी विज्ञान की, किसी भी तकनीक की उत्पत्ति हमेशा परिकल्पना से हुई है, सोचने से ही सागर बढ़ता है। तो हम इसमें, उन्होंने उस समय क्या किया, शांति से बैठे और सोचने लगे कि वहाँ का एनवायरनमेंट होता कैसा है। उतनी ऊंचाई पे बिजली चमकती है, उसकी उन्होंने काल्पनिक एक, कह लीजिए कि विजन तैयार करने लगा माइंड में कि वहाँ होता क्या होगा। फिर उन्होंने इसी परिकल्पना के आधार पे एक यंत्र बनाया, ठीक, जिसे हम लोग कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। उन्होंने इसको कैसे बनाया? उन्होंने सबसे पहले परिकल्पना की कि वहाँ का वातावरण कैसा होता होगा। उतनी ऊंचाई है तो उतनी ऊंचाई पे सबसे पहली बात कि जो दाब होता है वायु दाब बहुत कम होता होगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, परखनली, एक तरीके से आप जानते हैं परखनली का एक सिरा खुला होता है, दूसरा सिरा बंद होता है। उन्होंने एक ऐसा ट्यूब तैयार किया जो दोनों सिरों से बंद हो, ठीक। यहाँ पे देखिए आपको स्क्रीन पे, ब्लैक बोर्ड पे दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। देखिए उन्होंने कुछ ऐसा एक परखनली जैसा तैयार किया और इसके अंदर दाब को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे उन्होंने एक पंप फिट किया जिसके जरिए वो वैक्यूम कर सके, इसके अंदर के प्रेशर को, इसके अंदर के दाब को नियंत्रित कर सके। उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक पंप फिट कर दिया, ठीक। हम
आप इसमें और देखिए फिर क्या हुआ कि उन्होंने ऐसी कल्पना की कि उतनी ऊंचाई पे गैसें किस प्रकार की होती होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो वायुमंडल का चारों तरफ का आवरण है उसमें गैसें ही गैसें भरी हुई हैं, उनका दाब हमारे ऊपर हमेशा रहता है। तो उन्होंने ऐसी परिकल्पना की उतनी ऊंचाई पे किस प्रकार की गैसें हुआ करती होंगी। तो उस समय उनके दिमाग में यह आया कि ऑक्सीजन, कार्बन, इस तरह के गैसेस का जो वेट होता है वह ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो उन्होंने ऐसी परिकल्पना की उतनी ऊंचाई पे हाइड्रोजन या हीलियम जैसी गैसें ही हुआ करती थी। लेकिन फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि हाइड्रोजन जो है वो तो बर्नेड है, वो जल सकता है, इसीलिए उन्होंने उसके अंदर क्या किया, हीलियम गैस भर दिया। इसके अंदर समझ लीजिए गैस भरा हुआ है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है, जो गैस क्या है, हीलियम है। ठीक, फिर उन्होंने ऐसे परिकल्पना की कि हमें जो बिजली दिखती है वो बहुत बड़ी मात्रा में दिखती है, अर्थात उन बादलों के बीच में जो आवेशा अंतर है, जो पोटेंशियल डिफरेंट है, वो बहुत ज्यादा हुआ करता होगा। इसके लिए उन्होंने एक साइड पे एक प्लेट ऐड किया और दूसरे साइड पे एक और प्लेट ऐड किया, जिसमें से उन्होंने पहले प्लेट में माइनस चार्ज प्रोड्यूस करना चाहा, कह लीजिए फ्लो कराना चाहा, इसलिए इसको उन्होंने कैथोड प्लेट कहा। क्या कहा? इसे कहा उन्होंने एनोड प्लेट। ठीक, उन्होंने कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे माइनस उन्हें फ्लो कराना था और उनको एनोड पे प्लस फ्लो कराना था। ठीक, और उसे इन्होंने एक हाई पोटेंशियल पावर की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब देखिए फिर उन्होंने क्या किया कि इसके बीच में एक कह लीजिए स्विच ऐड कर दिया, सॉरी प्लस की वाले पे किया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इसके अंदर हीलियम भरा हुआ है, इसके और इसके बीच में हाई पोटेंशियल डिफरेंट है, कह लीजिए बहुत ही ज्यादा आवेशांतर। ठीक, अब इधर से जब भी उन्होंने इस सर्किट को कंप्लीट किया तो उन्होंने देखा क्या, उन्हें ऐसा मालूम दिखाई दिया कि इनके बीच में जैसे ही हम लोग वो जो आसमान में बिजली चमकती है वैसे ही स्पार्क उन्होंने इसके बीच में देखा। ठीक, उन्होंने इसके बीच में एक स्पार्क देखा। ठीक, उन्हें इस जो उन्होंने ऐसा ट्यूब तैयार किया था उसके अंदर उन्होंने स्पार्क देखा और ठीक वैसे ही साउंड वहां पे जनरेट हो रही थी जैसे कि आसमान में बिजली चमकने के दौरान होती है। ठीक, उस लाइटनिंग के समय जैसी लाइट और साउंड प्रोड्यूस होती है, कह लीजिए जनरेट होती है, ठीक वैसे उन्होंने इस ट्यूब के अंदर देखा। इससे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जो आसमान में बिजली जो चमका करती है वह बिजली यही हुआ करती है, वह एक साइंटिफिक रीजन की वजह से हुआ करती है, ना कि किसी गॉडेड कह लीजिए कि बाय गॉड रीजन। वो किसी ईश्वरीय प्रकोप नहीं है, वह एक कह लीजिए कि प्राकृतिक घटना है जो कि एक वैज्ञानिक स्तर पे हुआ करती है। इस तरीके से उन्होंने सिद्ध कर दिया। फिर उन्होंने ऐसा देखा कि इसके अंदर आखिर में कौन कौन से कह लीजिए प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में और उन्होंने निरीक्षण करना चाहा। फिर उन्होंने क्या किया कि अभी आपको आप बताइए, आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन, अगर मैं इसको ऐसे लाइन आपको ड्रॉ कर देता हूं और इसको नाम दे देता हूं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये लाइन स्टार्ट किस पॉइंट से किस पॉइंट की ओर हो रही है? क्या ये ए से बी की ओर जा रही है लाइन या बी से ए की ओर जा रही है? आप डिसाइड नहीं कर सकते और मैं भी डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड है कि ये किस पॉइंट से किस पॉइंट की ओर फ्लो हो रही है, कह लीजिए किसे किधर की ओर जा रही है, नहीं कह सकते। फिर उन्होंने इसका डायरेक्शन जानने के लिए क्या किया कि एक इसके बीच में, क्यों? क्योंकि ये एक रे है, ये एक रे है, ये एक किरण है, इसके लिए इसके बारे में जानने के लिए उन्होंने इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा। मान लीजिए उन्होंने इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा, उन्होंने इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा। क्यों ऑब्जेक्ट रखा? ताकि उन्हें ऐसा पता चल सके कि इसका डायरेक्शन है किस तरफ। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम इधर से एक टॉर्च जलाएंगे और इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो जिधर से टॉर्च की किरणें निकल रही है उसके विपरीत दिशा में उसकी परछाई बनेगी। इस चीज को सोचते हुए उन्होंने इसके बीच में मान लीजिए कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट रखा हो, मान लीजिए उन्होंने एक प्लस रखा हो, फिर जब ये किरणें इसके ऊपर से गुजरी तो यहां से एक, यहां पे उन्हें परछाई में, मान लीजिए यहाँ, सॉरी
यहाँ पे प्लस नहीं, मान लीजिए कोई सभी एक सर्किल कह लीजिए, उन्होंने यहाँ पे एक सर्किल फिक्स कर दिया। अब जब ये किरणें गुजरी यहां से, तो इसके एनोड प्लेट पे उन्हें एक सर्कल की परछाई, एक वृत्त की परछाई दिखाई पड़ी। ठीक, ऐसा उन्होंने जब किया तो उन्हें पता चल गया कि जब इसकी परछाई एनोड पे पड़ी तो ऐसा कह दिए सीधे सीधे तरीके से कि ये जो किरणें हैं वो कैथोड से निकल रही हैं। कहां से निकल रही हैं? कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ जा रही हैं। ठीक, ऐसा हमें दिखाई पड़ा। यह एक प्रदीप्त प्रकाश है जिससे हम देख सकते हैं, इसीलिए उन्हें यह दिखाई पड़ा। और जब बीच में उन्होंने ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी प्रकाश जो है वो एनोड पे पड़ रही है, अर्थात यह किरण जो है वह उसकी दिशा कैथोड से एनोड की ओर है। यह उनका पहला चरण हो गया प्रॉपर्टीज का। उसके जो गुण है, इस किरण का जो गुण है उसके ऊपर यह पहला उनका जो है कह लीजिए एक तरीके से पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। फिर इसी के ऊपर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि क्या यह जो है वो एक एनर्जी रखती है अपने पास में, क्या इसके पास में कोई एनर्जी है। तो इसको जानने के लिए उन्होंने इसके बीच में एक कोई हल्की वस्तु रख दी, कह लीजिए एक तरीके से जो कि बहुत हल्की हो, एकदम पैदल की तरह, पंख की तरह हो, कोई सा भी हल्की सी वस्तु रख दी उन्होंने। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने पतली सी विंग रखी यहाँ पे, और जब इन्होंने इसके ऊपर ये रेस प्रोड्यूस कराया, सॉरी इसके ऊपर जब फ्लो कराया रेस, तो उनको देखने को क्या मिलता है कि उन्होंने यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया था, एक हल्का सा ऑब्जेक्ट लगाया था, वो जो था वो मूव करता है, वह घूमने लगता है। पदार्थ जो भी उन्होंने बीच में लगाया था वह घूमने लगता है। फिर उन्होंने ऐसा एक परिकल्पना प्रस्तुत किया अपना कि एक कह लीजिए अपना एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया कि यह घूम रहा है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो किरणें हैं वो कुछ मास कैरी कर रही हैं, उनके पास कुछ द्रव्यमान है। और हमारे आइंस्टीन जी ने ऐसा कहा है कि अगर किसी भी वस्तु के पास मास है तो वह एनर्जी भी जरूर रखता है, बिकॉज E = mc² फॉर्मूला। आपको पता होगा ये चीज कि जिसके पास मास होता है उसके पास एनर्जी भी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी है। ठीक, इस तरीके से उन्होंने यह कह दिया। उसके बाद जो है उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और फिर इस रेस को, अब इसके ऊपर उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किया। कैसे? जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो उन्होंने कह दिया कि ये जो है कि ये कुछ मास भी कैरी करती है और एनर्जी भी कैरी करती है। पहला इन्होंने क्या प्रूफ किया था कि इसका जो डायरेक्शन है वो कैथोड से एनोड की ओर है। दूसरा उन्होंने क्या किया कि ये जो है कुछ मास और एनर्जी भी कैरी करती है। ठीक, अब तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या रहा उनका, उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए इसके अगल बगल में। ठीक, विद्युत क्षेत्र लगाए उन्होंने, इस साइड पे प्लस और इस साइड पे माइनस एनर्जी फील्ड लगाया, कह लीजिए एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। ठीक, फिर उन्होंने उनको क्या देखने को मिला कि ये जो किरणें थी जो सीधी तरीके से एकदम सरल रेखा में जा रही थी, सीधे तरीके से जा रही थी, उनमें उन्होंने विक्षेप महसूस किया। उन्हें दिखाई पड़ा कि किरणें जो है अब सीधी ना जाके कुछ कह लीजिए एक वक्राकार पथ पे जा रही थी और उनका झुकाव किस तरफ था? धनावेश की तरफ था। जो धनात्मक इलेक्ट्रिक फील्ड था, विद्युत क्षेत्र था, धनात्मक विद्युत क्षेत्र था, उसके तरफ उनका जो है वो थोड़ा झुकाव हो गया। इसलिए उन्हें पता चला कि इनके अंदर विद्युत क्षेत्र के अनुसार ऋणात्मकता उपस्थित है। फिर उन्होंने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा के उन्होंने यहाँ पे कह लीजिए कि चुंबकीय, कह लीजिए एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। फिर भी उन्हें ऐसे ही एक मालूम पड़ा कि वह साउथ पोल की तरफ ऐसे कह लीजिए एक तरीके से मूव कर रही थी। तो अब तक हमने यह देख लिया कि किस प्रकार उन्होंने इसके गुणों की व्याख्या की थी। इसी को, इन्हीं किरणों को बाद में स्टोनी नाम की साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था। इस एक्सपेरिमेंट को सर जे जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया था।
इसीलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 ईस्वी में हुई थी। अब हम जान लेते हैं इसके बीच में हमने कहा था कि हाई पोटेंशियल डिफरेंट हुआ था। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंट कहने का मतलब कि अगर हम इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो इसके बीच में हम कितना पोटेंशियल डिफरेंट लेंगे, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए, जो आवेशित अंतर होना चाहिए, आवेशांतर होना चाहिए, वह होगा 10,000 वोल्ट का। ठीक, और इसके बीच में जो हमने गैस लिया था उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, उसका प्रेशर होगा 0.001 mmHg। ठीक, जो हिसाब भी हमने लेना है वो इतना प्रेशर इसके अंदर रखना है, जो भी गैस होगा उसके ऊपर इतना प्रेशर रखना है। ठीक, यह जो था हमारा, यह इलेक्ट्रॉन का खोज का एक तरीके से कह लीजिए आपको एक वो बताया गया है कि कैसे उन्होंने खोज किया था इसके बारे में। अब हम जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके बाद क्या क्या गुण है, उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब उन्होंने पहले इसको नॉर्मली फॉर्म में, जब फर्स्ट फॉर्म में जब इसका उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने देखा था कि एक सरल रेखा में किरणें चल रही हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा कि हम जानते हैं, अब गुण देखिए कि किरणें जो है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉनिक जो किरणें हैं, कैथोड रे की जो किरणें हैं वो एक सरल गति करती हैं, सरल पथ पर गति करती हैं, एक सरल रेखा में गति करती हैं। दूसरा प्रॉपर्टी कि जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था तो पॉजिटिव फील्ड की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही थी, धनात्मक क्षेत्र की तरफ वह कह लीजिए आकर्षित हो रही थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो किरणें हैं उनके अंदर ऋणात्मकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ऋणावेशित किरण है। तो उसके अंदर हम जानते हैं कि प्रत्येक जो किरणें हैं वो कुछ कण भी विराजमान करके चला करती हैं, उनमें कुछ कण होते हैं जिन्हें हम फोटॉन कण कहते हैं। उस तरीके से कुछ कण हुआ करती हैं जो एनर्जी बॉल हुआ करती है उसके जैसे। तो हम यह कह सकते हैं कि वह कुछ मास भी कैरी करती होगी। तो उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि उसका क्या मास होता है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी उसके हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, गुण के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में और सारे गुण हम ब्लैक बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास, द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक, और उस पर जो आवेश होता है वह जो होता है हमारा माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित कण है। ठीक, इसके लिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम एक मात्रक है जो कि आवेश को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब एक चीज देखिए, जो इसका वो कह लीजिए एक तरीके से अनुपात कह लीजिए E/m, यह किसी भी इलेक्ट्रॉन का नियत रहता है और इसका मान कितना होगा वह देख लेते हैं हम लोग। E इसका जो कह लीजिए ठीक, और m यह -28 है, यह -28 है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो यह +28 हो जाएगा, 10⁻+28 हो जाएगा। ठीक, अभी इसका जो है जो मात्रक है वह कूलाम है और उसका मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। ठीक, जब यह ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 28 है, फिर 28 जो है उससे 19 को घटा देंगे। ठीक, 28 को जब 19 से घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा। ठीक, करके देखते हैं। ठीक, हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, सॉरी 7 नहीं 9 मिलेगा, माय मिस्टेक, हमें यहाँ पे 9 मिल जाएगा।
माय मिस्टेक 9 मिलेगा। जब हम 28 में से 19 को घटाएंगे तो हमें 9 मिलेगा। ठीक, तो जब ये 9 है तो इस 9 से जो एक 10 को है हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.6 से ये 16 हो जाएगा। हम आगे यहाँ देखते हैं, ये 10 टू दी पावर 8 हो गया। ठीक, हमारा लास्ट का ये जो मात्रा कितना मिला है, सी पर जीएम मतलब गुलाम प्रति ग्राम, ऐसा कह सकते हैं। तो सी अपन जीएम, सी पर जीएम। ठीक, अब देखिए, अब इसको भाग देंगे हम, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देके देखिए आप, पहले आप भाग देके देखिए। हम पॉज करते हैं वीडियो को, आप पॉज करके इसको भाग देके देखिए कितना आता है। आप इसे पॉज करके देखिए इसको कि कितना आता है। कर लिए? अगर नहीं किए तो देख लीजिए। हम इसे भाग देंगे तो 1.7 के बाद कुछ समथिंग समथिंग आएगा, तो समथिंग समथिंग को हम लोग करेक्टली में इतना लिख सकते हैं। ठीक, और हमारा ये इक्वेशन क्या है, 10 टू दी पावर 8 गुलाम प्रति ग्राम। ठीक, तो यह जो हमारा मान है यह सदैव नियत रहता है। ठीक, तो अगर आपको कोई ऐसा प्रश्न पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वह क्या है, मान लीजिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन का कोई द्रव्यमान दे देता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान x है, तो मान लीजिए कोई सा भी नंबर बता देगा आपको, तो आपसे पूछेगा कि उस पे आवेश कितना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली उसको इस फॉर्मेट पे रख देंगे, E/m इतने पे उसको रख देंगे। अगर आपको द्रव्यमान उसका दे दिया है तो यहाँ द्रव्यमान का मान रख देंगे, इसको पश्चांतर कर देंगे तो इसको क्या करेंगे, पश्चांतर कर देंगे, तो जो उस पे आवेश है उसका मान हम लोग द्रव्यमान से इतने में गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर उस पे आवेश द्रव्यमान दिया है, आवेश दिया और द्रव्यमान पूछ रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से द्रव्यमान पूछ रहा है, द्रव्यमान को उधर पश्चांतर करके आवेश को इधर उस मान को इधर पश्चांतर कर देंगे, तो आवेश में हम इस मान से जब भाग दे देंगे तो हमें उसका द्रव्यमान मिल जाएगा। सिंपली हम लोग इस फॉर्मेट के ऊपर ये कर सकते हैं। और एक और आपके फैक्ट के लिए कह लीजिए, नॉर्मल फैक्ट के लिए यह जान लीजिए आप लोग कि जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके वेट से इलेक्ट्रॉन का वेट 1/1837 ग्राम होता है, परसेंटेज होता है, इतना मतलब कि उसका भाग होता है। यह जो होता है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के भार की तुलना है। ठीक, इस तरीके से हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन का जो चैप्टर है, जो ये इलेक्ट्रॉन का टॉपिक है वो खत्म होता है। आपको इसके आधार पे कुछ अगर कोई सा भी क्वेश्चन फंसता है तो आप ग्रुप में मैसेज करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।